नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। इस समय हम लोग डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक से प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1 की ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम बाकी जितने भी प्रश्न बचे हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स आपको सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको एरर वाले पार्ट को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है, नन ऑफ दीज मैन वॉज देयर व्हेन आई हैड रीच्ड द प्लेस। बताइए कौन से पार्ट में इसमें गलती है। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे दीज मैन, ठीक है, नन ऑफ दीज मैन। उस हिसाब से आप जरूर हो सकता है सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें पार्ट सी में गलती है। यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो नन है ना, वो अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लेता है। ठीक है, नन का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, यानी जीरो। तो जीरो इसके साथ जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो उस अकॉर्डिंग ध्यान रखना, नन ऑफ दीज मैन वॉज देयर, ये बिल्कुल सही है। देखो क्या होता है, जब पास्ट में कोई दो एक्शंस हो रहे होते हैं तो उसमें जो बिल्कुल बाद में एक्शन होता है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। तो यहाँ पे देखो जो सी वाला पार्ट है, ये बाद में घटित होने वाला एक्शन है, इसलिए इसको हम किस में रखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। यहाँ पे ये हैड की इसमें मिस्टेक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर पूछा गया है, ही हैज स्पेशल रूम फॉर टेस्ट ट्यूब्स इनटू व्हिच ही स्लीप्स एट ओड टाइम्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सी वाले पार्ट में अगेन गलती है। यहाँ पे इनटू विच नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, इन विच होना चाहिए। ठीक है, तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके पास एक स्पेशल रूम है टेस्ट ट्यूब्स के लिए, जिसमें वो क्या करता है, अपने ओड टाइम्स में स्लिप कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डली हैड ही रिटर्न देन ही वाज कॉल्ड आउट अगेन बाय द ऑफिसर। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा, हार्डली और स्कार्सली। ठीक है, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ हमेशा इन्वर्जन का रूल लेते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बाद हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर बाद में सब्जेक्ट आता है। ध्यान रखना, इससे भी कॉमन एरर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ही वाले पार्ट को पहले कर दिया जाएगा, हैड वाले पार्ट को बाद में कर दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कौन से पार्ट में गलती है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे गलती बी वाले पार्ट में है। हार्डली और स्कार्सली ये दोनों हमेशा अपने साथ कौन से कंजंक्शन का यूज लेते हैं, वेन का लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हार्डली हैड ही रिटर्न व्हेन ही वाज कॉल्ड आउट अगेन बाय द ऑफिसर। तो याद करेंगे, हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा कंजंक्शन व्हेन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग विद द रेस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली वर प्रेजेंट एट द सेरेमनी। एक चीज आप ध्यान में रखना, विद हो या फिर अलोंग विद हो। ठीक है, दो ऐसे वर्ड होते हैं, इनके बाद कोई भी सब्जेक्ट आ जाए वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन इनके पहले जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो है किंग, इसलिए यहाँ पे वर नहीं होना चाहिए लेकिन वॉज होना चाहिए। तो कौन से पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट है, द 10 फर्स्ट पेजेस ऑफ द बुक वर मिसिंग व्हेन आई बॉट इट। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, दो नंबर होता है, एक तो होता है ऑर्डिनल नंबर और दूसरा होता है कोऑर्डिनल नंबर। ठीक है, ऑर्डिनल में क्या होता है, द फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है, और कॉर्डिनल का मतलब 1 2 3 4 होता है। तो नियम होता है, हमेशा पहले क्या आता है, ऑर्डिनल नंबर आता है, फिर उसके बाद कॉर्डिनल नंबर आता है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए, फर्स्ट, फिर उसके बाद 10 आना चाहिए, द फर्स्ट 10 पेजेस। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन से ऑप्शन में गलती हुआ, ऑप्शन ए में गलती हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है, यानी सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब वही होता है जो ऑफ हैंड या एक्सटेम्परी का होता है। इन तीनों का मतलब होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, सडनली। ठीक है, जब आपको टाइम ना दिया जाए सोचने के लिए और अचानक से कुछ करने या बोलने के लिए बुला लिया जाता है, इसके लिए यूज होता है इम्प्रॉम्प्टू या फिर एक्सटेम्परी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हेट और लोथ का मतलब घृणा करना होता है। लोथ का मतलब एक और भी होता है, नॉट विलिंग टू डू समथिंग। मीन और डिग्रेडेड,
ये ध्यान रखना किसी व्यक्ति या उसके बिहेवियर के लिए यूज़ होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत ही संकुचित मनोवृत्ति वाला होता है, तो उसके लिए यूज़ होता है मीन या डिग्रेडेड। और रिपुडिएटेड, डिस्क्लेम, इन दोनों का मतलब होता है खंडन करना, ठीक है? किसी बात को एक्सेप्ट ना करना, ये मतलब होता है रिपुडिएट का। क्लेम का मतलब दावा करना और डिस्क्लेम का मतलब होता है दावा नहीं करना। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है बेमेल होना, ठीक है? जो स्ट्रेंज हो या आउट ऑफ प्लेस हो, उसके लिए यूज होता है इनकॉन्ग्रुअस। और वही मतलब होता है एब्सर्ड या डाइवर्जेंट का। एब्सर्ड का भी मतलब होता है जो लॉजिकल या सेंसिबल ना हो, जो रेडिकुलस हो। और इस हिसाब से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडिजिनस का मतलब वही होता है जो नेटिव का होता है, स्थानीय। और एक वर्ड और आप याद रखेंगे, इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब होता है शॉक्ड हो जाना या एंग्री हो जाने के लिए हम यूज करते हैं इंडिग्नेंट। और फ्रूटलेस का मतलब वही होता है जो फ्यूटाइल का होता है, निरर्थक। और ऑब्सक्यूर का मतलब क्या होता है, जो चीज बिल्कुल क्लियर ना हो, ठीक है? जो देखने या समझने में अस्पष्ट ना हो, उसको हम ऑब्सक्यूर कहेंगे। और हिडन का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ, ठीक है? और छिपा हुआ के लिए एक वर्ड बहुत अच्छा सा है, वो भी आप याद रखना, इनकॉग्निटो, ठीक है? इनकॉग्निटो का मतलब भी होता है छिपा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इम्यूनिटी का मतलब बताइए। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन या फ्रीडम, ठीक है? एक्रीमनी और बिटरनेस, इन दोनों का मतलब होता है कड़वापन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एकस्टम और डिवोटेड, समर्पित होना या आदती होना, ठीक है? ये मतलब होता है कस्टम या फिर डिवोटेड का, और ये भी नहीं होगा। और नियर और कंटीजियस, नियर का मतलब नजदीक, और कंटीजियस का मतलब जो छुआछूत, जो कोरोना बीमारी थी वो कंटीजियस डिजीज थी, यानी छुआछूत से फैलने वाली बीमारी थी। तो ये आप याद रखेंगे। और एक वर्ड और आप याद रखेंगे, कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेलीगेशन, ठीक है? एक प्रतिनिधि मंडल को हम बोलते हैं कंटीजेंट। नेक्स्ट आपको बताना है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा आकर्षक या रमणीक हो, ठीक है? जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एलिगेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रिफाइंड या ग्रेसफुल, ठीक है? डिफर और पोस्टपोन, इन दोनों का मतलब होता है स्थगित करना। कोई प्रोग्राम है, अगर वो डिफर किया जाता है या पोस्टपोन किया जाता है, यानी वो अभी नहीं होगा लेकिन बाद में हो जाएगा, ठीक है? और एक वर्ड होता है कैंसल। कैंसल का मतलब जो होता है वो बिल्कुल प्रोग्राम ही रद्द कर दिया गया है, यानी अब वो नहीं होगा। और कैंसल के लिए एक वर्ड होता है कॉल ऑफ, ठीक है? ये आप याद रखना, ये फ्रेजल वर्ब पूछा गया है। चाइल्ड और रिब्यूक का मतलब होता है डांटना। और मिस फॉर्चून और हार्डशिप का मतलब होता है विपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एनिग्मेटिक के लिए आपको सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। एनिग्मेटिक का मतलब होता है जो पहेली नुमा हो, ठीक है? यानी यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पजलिंग या परप्लेक्सिंग। और वही मतलब होता है एनिग्मेटिक का। ऑपुलेंस का मतलब होता है वेल्थ, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। और जो व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा वेल्थ या ऑपुलेंस होता है उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी व्यक्ति। अल्टरनेस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा केयरफुलनेस से। और रेडीनेस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा विलिंगनेस से, ठीक है? काम और एलिविएट, ये दोनों एज अ वर्ब यूज हुआ है। और इन दोनों का मतलब होता है कम कर देना। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो उसको कम करने के लिए हम एलिविएट का यूज करते हैं या काम डाउन का यूज करते हैं। और एलिविएट का अपोजिट भी पूछा जाता है, तो एलिविएट का अपोजिट हो जाएगा एग्रेवेट। एग्रेवेट, ठीक है, बढ़ा देना। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दैट विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई ऐसी चीज जो लंबे समय तक चले, उसके लिए यूज होगा ड्यूरेबल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। और इसके अलावा और जो वर्ड है एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एनाटॉमी का मतलब होता है किसी लिविंग थिंग की स्ट्रक्चर का जब डिस्क्रिप्शन किया जाता है, तो उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी ऑफ बॉडी भी हो सकता है या एनीथिंग एल्स भी हो सकता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होगा, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जब किसी ह्यूमन बीइंग के ओरिजिन, डेवलपमेंट या उसके कस्टम के बारे में स्टडी किया जाए, तो उसको बोला जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। और डेमोग्राफी का मतलब क्या होगा, जनसांख्यिकी।
मतलब जब ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन का स्टैटिकल स्टडी किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। फिर पूछा गया है स्पीच विदाउट प्रेपरेशन, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके लिए यूज होगा एक्सटेम्परी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ऑब्स्ट्रीसियन का मतलब क्या होता है? प्रसूति रोग विशेषज्ञ होगा। रस्टिक का मतलब देहाती होगा। बैलेट जो है एक पोएम का जोनरा होता है जो 4 लाइन्स के स्टेंजा फॉर्म में लिखी जाती है, और अक्सर बैलेट का जो राइमिंग स्कीम होता है वो होता है एबी। एबी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई पर्सन अपनी लाइफ हिस्ट्री खुद ही लिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष पे पाए जाने वाले सारे फ्लावर्स, और जब प्लांट्स की बात होती है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। और किसी क्षेत्र विशेष में सारे एनिमल्स, ध्यान रखना, एनिमल्स की जब बात होती है, जीव जंतुओं की बात होती है, तो उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, फौना। दोनों आप याद रखेंगे। याद कैसे करेंगे? मैं बहुत आसानी से आपको याद कराऊंगा। देखो, फ्लोरा में फ्लावर्स आ रहा है, FLO। ठीक है। तो फ्लोरा में क्या होगा? सारे फ्लावर्स और प्लांट्स आएंगे। और फना में देखो लास्ट में एन आ रहा है। एन यानी एनिमल से आप को रिलेट कर लेंगे, तो फिर आप नहीं भूलेंगे कि फना की जब बात होगी तो उसमें किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सारे एनिमल्स की बात होगी, और फ्लोरा की जब बात होगी तो यानी किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सारे फ्लावर्स और प्लांट्स की बात होगी। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो कानूनी रूप से वैध हो। और ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान, यानी जब पक्षियों का वैज्ञानिक स्टडी किया जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो व्यक्ति बहुत कम पैसा खर्च करता है उसके लिए क्या यूज होगा? उसके लिए यूज होगा पार्सिमनी। ठीक है। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है कम पैसा खर्च करना, उसके लिए यूज होगा पार्सिमनी। तो इसका अपोजिट भी पूछा जाता है। अपोजिट के लिए आप याद रखेंगे प्रोडिगल। ठीक है। प्रोडिगल का मतलब वही होता है जो एक्स्ट्रा वैगन का होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वैगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भी लैंग्वेज के हिस्ट्री और डेवलपमेंट का साइंटिफिक स्टडी करना, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाता है फिलॉलजी। और फटल का मतलब क्या होता है? घातक, जिससे व्यक्ति की जान ही चली जाए। यूथेनेसिया मतलब मर्सी किलिंग। पाल्पेबल का मतलब जिसको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से टच कर सके या फील कर सके, उसको हम बोलते हैं पाल्पेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे वर्ड को फाइंड आउट करना है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का पहला ही ऑप्शन सही है, PITUITRY। पिट्यूटरी का मतलब होता है पीयूष ग्रंथि। ठीक है। पीयूष ग्रंथि ये हमारे फोरहेड में होती है। ठीक है, आसानी से आप स्पेलिंग याद हो जाएगा, PITUITRY। सिचुएशन, SITUATION। SITUATION। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। सोनोरस, SONOROUS होता है। SONOROUS होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सोनोरस का मतलब होता है डीप और प्लीजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। कोई एक सुखद गहरी आवाज को हम बोलते हैं सोनोरस। सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का मतलब होता है जो थोड़ा मगरूर टाइप का व्यक्ति होता है, उसके लिए सुपरसिलियस का यूज होता है। इसकी स्पेलिंग होती है SUPERCILIOUS। SUPERCILIOUS। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सुपरसिलियस जो व्यक्ति होगा वो अपने आप को दूसरे से बेहतर मानेगा। नेक्स्ट वर्ड है क्विंटेसेंस। स्पेलिंग होगी QUINTESSENCE। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्विंटेसेंस का मतलब होता है उत्कृष्ट। ठीक है, तो स्पेलिंग आपकी तभी सही हो पाएगी जब आपको पहले से याद होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब आपको कुछ फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं, यानी लैटिन और ग्रीक वर्ड्स हैं, उसका इंग्लिश मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो पहला वर्ड है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस का मतलब होता है प्राइड। ठीक है। ह्यूब्रिस का मतलब होता है एक तरह से घमंड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ट्रेजेडी ऑफ ह्यूब्रिस पता है किसको कहा जाता है? मैकबेथ को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना है। आईबीडीएम। आईबीडीएम का मतलब होता है इन द सेम बुक। कैसे याद करेंगे? तो देखो, आईबीडीएम में आपको बी दिख रहा है, तो बी से आप बुक को एसोसिएट कर लेंगे,
और जितने भी ध्यान रखना फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड्स होते हैं यानी जो ग्रीक और लैटिन वर्ड्स होते हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा जिससे आप आसानी से उसका इंग्लिश फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकॉग्निटो बहुत अच्छा वर्ड है, ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। इनकॉग्निटो का मतलब छुपा हुआ यानी डिस्गाइज, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इन मेमोरियम आसानी से होगा इन द मेमोरी ऑफ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इन स्टेटस को। स्टेटस को बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड है। स्टेटस को का मतलब होता है अपनी पूर्वत स्थिति में कायम रहना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया चाइना को बार बार कहता है कि वो बॉर्डर पर स्टेटस को मेंटेन करे, यानी जैसे पहली स्थिति थी वैसी बनी रहे। आगे पूछा गया है इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है इन बिटवीन, बीच में, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर्विंग फॉर इंटरवल, बीच के लिए यूज होता है इंटरिम। किसी स्कूल, मूवी या लंच के बीच के लिए इंटरिम का यूज नहीं होता है। इन टोटो, नाम से ही क्लियर हो जाता है, इन टोटो यानी टोटल, और यहाँ पे टोटल के लिए जो शब्द यूज हुआ है इंटायरली, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इन विनो वेरिटस, तो देखो विनो यानी वाइन, ठीक है, ये आपको एक क्लू का काम कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन वाइन देयर इज ट्रुथ। अब यहाँ पे आपको करेक्ट प्रूवर्स चूज करना है। तो पहला है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये जो प्रूवर्स है ना, ये आपको याद होने चाहिए, नहीं तो फिर आप गलती करेंगे। सारे ऑप्शंस देखो बिल्कुल क्लोज हैं, लेकिन आपको जब याद रहेगा तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला ऑप्शन होगा एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। फिर दूसरा पूछा गया है ऑल आर नॉट सेंट्स दैट गो टू द चर्च, या गो टू चर्च क्या होगा, विजिट चर्च, रन चर्च, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो चर्च हो, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो, टेंपल हो, हॉस्पिटल हो, जब इन सब का यूज अपनी प्राइमरी पर्पस के लिए होता है, यानी जिस चीज के लिए वो बना है उसी के लिए यूज होता है, तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रूल मैं बता रहा हूं, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेंट कहाँ जाएगा, चर्च में ही तो जाएगा, इसलिए इसके पहले कोई द का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा गया है ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क। ठीक है, द कैट्स वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ऑप्शन बी ऑल ऑफ द कैट्स, ये तो बिल्कुल गलत कर देंगे आप। ऑल कैट्स आर ग्रे इन द इवनिंग, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑल कैट्स आर ग्रे इन द डार्क। ये प्रोवर्स है, याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल्स वेल यानी ऑल इज होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछा गया है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये भी एक प्रोवर्स है जो मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है, इसको प्रिंस ऑफ मोरक्को बोलता है। ठीक है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ पे देखो ग्लिटर्स है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ग्लिटर्स है तो यहाँ फिर आर होगा, नहीं बिल्कुल आर नहीं होगा, यहाँ पे इज का यूज होगा। ये भी प्रोवर्स है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पंक्चुएशन चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन है गॉड गेव हर पीस, हर लैंड रिपोस्ट, तो यहाँ पे देखो सेमी कॉलन का यूज होगा। गॉड का जी हमेशा कैपिटल करेंगे आप, गॉड गेव हर पीस, सेमी कॉलन, फिर हर लैंड रिपोस्ट। रिपोस्ट का मतलब फिर से वही पुरानी स्थिति में लौटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हर कोर्ट वॉज प्योर, हर लाइफ सेरेन, यहाँ पे भी देखो सेमी कॉलन में क्या होता है ना, जब दो प्रिंसिपल क्लॉज अलग अलग जुड़ते हैं तो वहां पे सेमीकोलन का यूज होता है। तो यहाँ पे भी देखो हर कोर्ट वॉज प्योर, हर लाइफ वॉज सेरेन, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। सेमीकोलन का यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी, तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन, यहाँ पे भी देखो दो अलग अलग क्लॉज आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें भी सेमीकोलन का यूज होगा, और यहाँ पे भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गॉड मेड द कंट्री, मैन द टाउन।
नेक्स्ट है ही वॉज ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन, ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ही वॉज ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन काइंड्स ऑफ पोएट्री आर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे देखो एक तरह से लिस्ट को काउंट करवाया गया है, तो लिस्ट को काउंट करवाने के लिए हमेशा कॉलन का यूज होता है। ठीक है, कॉलन का यूज लिस्ट को काउंट कराने के लिए भी होता है, कोटेशन के लिए भी होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द मेन काइंड्स ऑफ पोएट्री आर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सेंटेंसेस को आपको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखो कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको याद होना चाहिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, इसके लिए कोड आपको याद करना है फैन बॉयज। एफ से आपको याद करना है फॉर, ए से याद करना है एंड, एन से याद करना है नॉर, और बी से आपको याद करना है बट, ओ से आपको याद करना है और, वाई से आपको याद करना है येट, और एस से याद करना है सो। ठीक है, नॉर यानी नीदर नॉर, ईदर और, एक दो और आप याद कर लीजिए। और उसके बाद जो है एंड से जो है, एंड तो है ही है, इसके अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये भी कोऑर्डिनेटिंग ही कंजंक्शंस होते हैं। तो ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ऑप्शंस में हमें यही चेक करना है कि दो सेंटेंसेस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट हो और जो भी सिंपल सेंटेंस में दिया है सेम वही मीनिंग आना चाहिए। तो पहला है टू हिज इटर्नल डिस्ग्रेस ही बिट्रेड हिज कंट्री। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, he betrayed his country and this was to his eternal disgrace। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसने अपनी कंट्री को क्या किया, धोखा दिया, और यही उसके लिए क्या था, एक इटर्नल डिस्ग्रेस था। बाकी भी ऑप्शंस को हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आता है। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन की बात तो हो नहीं रही है, इसमें कोई एक घटना घटित हो रही है और दूसरी जो घटना आई है पहली घटना को सपोर्ट करने के लिए आई है। तो यहाँ पे जो है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन एंड वाला ही होगा। बाकी यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी भी काफी क्लोज है, उसने अपनी कंट्री को धोखा दिया, इसीलिए ये उसके लिए एक इटर्नल डिस्ग्रेस था। उसके बाद जो है उसने अपनी कंट्री को धोखा दिया, इसीलिए ये उसके लिए इटर्नल डिस्ग्रेस था। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी क्लोज तो है, लेकिन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, जिसमें एंड से जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड्स रॉबिंग द पुअर चाइल्ड ही आल्सो मर्डर्ड हर। यहाँ पे देखो जो सब्जेक्ट है वो दो दो एक्शन कर रहा है, एक तो पुअर चाइल्ड को रॉब कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसकी हत्या कर रहा है। तो हम नॉट ओनली बट आल्सो से कंपाउंड सेंटेंस चेक करेंगे। तो देखो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कहाँ होगा, यहाँ पे देखो दो दो जो एक्शन हो रहा है ना, उन दोनों एक्शन के पहले नॉट ओनली बट आल्सो का यूज होगा, यही हमें चेक करना है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो जो हर है जो बाद में दिया है उसको पहले ला दिया है, और पुअर चाइल्ड जो पहले आया है उसको बाद में कर दिया है। तो हम किसी भी शब्द के ऑर्डर को बदल नहीं सकते हैं, तो इस अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसलिए गलत हो जाएगा कि नॉट ओनली होता है, ओनली नॉट नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसलिए गलत हो जाएगा कि बट ऑल्सो होता है, सिर्फ यहाँ पे बट दिया है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ही नॉट ओनली रॉब्ड द चाइल्ड बट ऑल्सो मर्डर्ड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। उसे जरूर बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए जिससे वो फर्स्ट प्राइज को जीत सके। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहला देखो, ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड फॉर ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज। उसे जरूर बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि वो फर्स्ट प्राइज नहीं जीत सके, ये तो गलत हो जाएगा। he must work very hard nor he will win the first prize। तो nor तो हमेशा आता नहीं है अकेले, neither nor आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। he must work very hard, उसे जरूर कठिन मेहनत करना चाहिए
आर ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, नहीं तो उसे फर्स्ट प्राइज नहीं मिलेगा। ये हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड, ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, उसे जरूर कठिन मेहनत करना चाहिए और जिससे वो फर्स्ट प्राइज को नहीं जीत सके। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू स्केप ऑन पेन ऑफ डेथ, उसे जरूर बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। किससे? पेन ऑफ डेथ से। कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा? देखो ऑप्शन ए तो इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि नॉर तो अकेले आता नहीं है, नीदर नॉर आता है, तो ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा। बाकी देखो बी, सी और डी, ये तीनों ही ऑप्शंस काफी क्लोज हैं, ठीक है। ही मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू escape फॉर ही विल put to death, या फिर he must not attempt to escape therefore he will be put to death, और he must not attempt to escape or he will put to death। तो यहाँ पे जो है ना, इन तीनों में सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। कठिन मेहनत करने के बाद भी वो सफल नहीं हुआ। तो इसके लिए कंपाउंड सेंटेंस आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखो ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया, फिर भी सफल नहीं हुआ। बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हम तीनों ऑप्शंस को चेक करेंगे। ही वर्क हार्ड सो ही डिड नॉट सक्सीड, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसने कठिन मेहनत किया इसीलिए वो सफल नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। He worked hard after he did not succeed, ये भी inappropriate है। He worked hard as well as he did not succeed, ठीक है। उसने कठिन मेहनत किया और वो सफल नहीं हुआ, ये भी inappropriate है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स आपको सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।